हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंदना अकेडमी। जैसा कि आपकी एनसीईआरटी सीरीज चल रही है और हम 7th क्लास की बुक पढ़ रहे हैं, हमारा पर्यावरण। तो इसमें हमने 3 चैप्टर पूर्ण कर लिए हैं। आज का आपका 4th चैप्टर है, तो इसे आज हम कंप्लीट करेंगे और डेली आपको एनसीईआरटी बेस्ड एसएसटी की क्लासें मिलती रहेंगी आपकी। जैसे ही ये 7th क्लास की बुक कंप्लीट होगी और मतलब हमारा पर्यावरण, हम हिस्ट्री पढ़ेंगे और क्लास 6 की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी तीनों पर वीडियो आपको मिल चुकी है। प्लेलिस्ट में जाके आप उन्हें भी अवश्य देखें। आपको 6 से 8 तक, ठीक है, यानी आपको 6 से 8 तक सारी बुकें कंप्लीट कराई जाएंगी और बिना एनसीईआरटी पढ़े हुए और बिना पीवाईक्यू लगाए हुए सीटेट पास करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं तो ये मुश्किल ही नहीं, आपका असंभव भी होता है। ये 2 चीज़ें आपको अवश्य करनी है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यू लगाने हैं और आपको एनसीईआरटी अवश्य पढ़नी है। पेपर 2 के लिए एसएसटी, ठीक है, पेपर 2 के लिए आपकी एसएसटी पूरे 60 नंबर की आती है और ये 60 नंबर आपके पूरे के पूरे आपके एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। यानी आपके ये 60 नंबर के जो प्रश्न हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड ही पूछे जाते हैं। तो इसलिए एनसीईआरटी आप अवश्य पढ़ें, कम से कम 2 बार आप एनसीईआरटी अवश्य पढ़ें। तो चलो शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। आज का चैप्टर है हमारा वायु। हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर है। यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है, हमें एवं सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करता है। यानी हमारी पृथ्वी है वो किससे घिरी हुई है? ये चारों ओर वायु की एक घनी चादर से घिरी हुई है और इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम वायुमंडल कहते हैं। और पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर हैं। ठीक है, बिना वायुमंडल के जीवन निर्भर नहीं है। हमें सांस लेने के लिए क्या चाहिए? वायु चाहिए। सूर्य की हानिकारक किरणों के प्रभाव से ये हमारी रक्षा करती है। ये सुरक्षा की ये चादर न हो तो हम दिन के समय सूर्य की गर्मी से तप्त होकर के जल सकते हैं एवं रात के समय ठंड से जम सकते हैं। यानी वायु का क्या रोल है हमारे जीवन में। और एनसीईआरटी की बुकें आपके लिए इसलिए पढ़ना जरूरी होती है क्योंकि ये छोटे बच्चों को ध्यान में रख करके बनाई जाती है, जिससे बच्चे एकदम से चीज़ें अच्छे से समझ सकें। तो जब बच्चे समझ सकते हैं तो हम भी इन्हें समझ सकते हैं। और जब भी डाउट वाले प्रश्न होते हैं आपके सीटेट में पूछे जाते हैं, बहुत से डाउट वाले प्रश्न होते हैं, तो वहाँ हमारा एनसीईआरटी ही हमें काम आती है क्योंकि आयोग सिर्फ एनसीईआरटी प्रश्नों को ही मतलब सही मानता है। यह वह वायु राशि है जिसने पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया है। यानी वायु का क्या रोल है? वायु का रोल है कि हम पृथ्वी पर इसी की वजह से रहते हैं। अगर ये न हो तो हम पृथ्वी पर नहीं रह सकते, यानी पृथ्वी जीवन जीने योग्य नहीं रह जाएगी। अब बात करते हैं कि आप जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। इसीलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। और इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती है कि इस पर रहना असंभव होता है। किंतु जब कारखानों एवं कार के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है, तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। इसे भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं। यानी ये जब कारखानों कार के धुओं से ये गैस का जब मतलब ताप बढ़ जाता है पृथ्वी पर, इसका स्तर जब बढ़ता है तो फिर ये किससे क्या क्या होता है? इससे आपकी ग्लोबल वार्मिंग जिसे कहते हैं, भूमंडलीय तापन बढ़ जाता है। तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी में सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ पिघलने लगती है, यानी ग्लेशियर आपके पिघल जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होती है, जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। दीर्घ अवधि में इसके कारण जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो सकता है, जिसके फलस्वरूप कुछ पौधे एवं पशु लुप्त हो सकते हैं या लुप्त हो सकते क्या हैं? बहुत से जीव जंतु हमारे लुप्त हो भी गए हैं। अब बात करते हैं वायुमंडल के संगठन की। क्या आप जानते हैं कि जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं, वास्तव में वह अनेक गैसों का मिश्रण होती है। यानी जो भी हम वायु सांस के द्वारा हम जो लेते हैं तो इसमें बहुत सी गैसें सम्मिलित होती हैं। इसमें नाइट्रोजन है, आपकी ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन
ऐसी दो गैसें हैं जिनसे वायुमंडल का बड़ा भाग बना है। यानी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इन दो गैसों का वायुमंडल में ज़्यादा योगदान है, ये ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, ऑर्गन एवं हाइड्रोजन कम मात्रा में पाई जाती है। यानी ये गैसें बहुत कम मात्रा में पाई जाती हैं। आपकी नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। इन गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी हवा में मौजूद होते हैं। ये आप देख पा रहे होंगे, ये पृथ्वी है और सबसे ज़्यादा हमारी होती है नाइट्रोजन, ये आपकी 78% यानी 78%, और ऑक्सीजन आपकी 21, ऑर्गन 0.93, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 एवं अन्य सभी गैसें आपकी 0.04% में आती हैं। और आपको ये 4 गैसें का आपको ये प्रतिशत याद रखना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, आपके प्रश्न बनते हैं। इन गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी हवा में मौजूद होते हैं। नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं। यानी जब भी हम सांस लेते हैं तो सांस यानी ऑक्सीजन के साथ साथ कुछ नाइट्रोजन भी जाती है और फिर उसे बाहर निकाल देते हैं। परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। यानी पौधे जिस तरीके से हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं उसी तरीके से पौधे क्या ग्रहण करते हैं, पौधे हमारे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं। वे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते हैं। मृदा तथा कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं, जिससे पौधे इसका प्रयोग कर सकें। यानी जिस तरीके से हम सीधे सीधे ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं सांस के द्वारा, लेकिन हमारे पौधे हैं वो इस तरीके से नाइट्रोजन को नहीं लेते हैं। ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है। मनुष्य तथा पशु सांस लेने में वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। यदि हम वृक्ष काटते हैं तो ये संतुलन बिगड़ जाता है। यानी वृक्षों का हमारे जीवन में क्या रोल है, तो वृक्षों का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा रोल है। आप ये सारी चीज़ें बच्चों को बता सकते हैं कि पेड़ हम नहीं काटने चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैस है। हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन वापस देते हैं। मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। मनुष्य तथा पशुओं द्वारा बाहर छोड़े जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है, जिससे ये संतुलन बना रहता है। परंतु ये संतुलन कोयला तथा खनिज तेल आदि ईंधनों के जलाने से गड़बड़ा जाता है। वे वायुमंडल में प्रतिवर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करते हैं। परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम तथा जलवायु को प्रभावित करता है। ठीक है, यानी हमारे जो कारखाने हैं तो इनसे करोड़ों टन, ठीक है, कितनी यानी करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड का ये उत्सर्जन करते हैं, बाहर निकालते हैं। अब देखते हैं, क्या आप जानते हैं जब वायु गर्म होती है तो फैलती है और जब हल्की होकर ऊपर उठती है। ठंडी वायु सघन और भारी होती है, इसीलिए हमें नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है, इसमें नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है। गर्म वायु के ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्रों से ठंडी वायु रिक्त स्थान को भरने के लिए वहां आ जाती है। इस प्रकार वायु चक्र चलता रहता है। यानी हमारी वायु है ये गर्म होने पर क्या होती है, ऊपर उठती है, और ठंडी होने पर ये नीचे की तरफ आती है। और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम वायु चक्र कहते हैं। अब बात करते हैं वायुमंडल की संरचना। ये आपकी 7th क्लास की जो बुक है, ये आपके एसएसटी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली बुक है। इस बुक को आप अवश्य पढ़ें। अब बात करते हैं वायुमंडल की संरचना। हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है, जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती हैं। ये है क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, बाह्य वायुमंडल एवं बहिर्मंडल। यानी ये आपकी 5 परतें हैं, क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, बाह्य वायुमंडल एवं बहिर्मंडल। सबसे पहले हम बात करते हैं क्षोभमंडल की। ये परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। यानी हम जो पृथ्वी पर रहते हैं तो हम किस मंडल पर रहते हैं, हम क्षोभमंडल में रहते हैं। मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा एवं ओला वर्षण की इसी परत के अंदर होती हैं। आप ये सारी चीजें देख पाते होंगे, क्योंकि इन सारी चीजों घटनाओं को हम देखते हैं और ये सभी चीजें जिस मंडल में हम रहते हैं वही होती हैं। दूसरा है आपकी समताप मंडल।
क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। ये लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। ये परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। ठीक है, यानी इसमें ये सारी घटनाएं नहीं होती हैं। इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियाँ हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती है। यानी इस मंडल में हवाई जहाज उड़ाए जाते हैं। और आपसे प्रश्न बनता है कि कौन सी मतलब कौन सा मंडल या फिर कौन सी परत आपकी हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे अच्छी होती है, तो ये है आपका समताप मंडल। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है। ये परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है। प्रश्न आपका यहाँ से भी पूछा जाता है कि ओजोन गैस किस परत में पाई जाती है। अगला प्रश्न है मध्यमंडल। यह वायुमंडल की तीसरी परत है। ये समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। ये लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत पर आने पर जल जाते हैं। यानी इस परत में जब ये उल्कापिंड आते हैं तो क्या होता है, ये जल जाते हैं। फिर आपका बाह्य बायुमंडल। बाह्य वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। आयन मंडल इस परत का एक भाग है। ये 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है। रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग होता है। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंग इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती हैं। अब बात करते हैं बहिर्मंडल की। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। ये वायु की पतली परत होती है। हल्की गैसें जैसे हीलियम एवं हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं। स्थानीय समाचार पत्र से 10 दिन की मौसम रिपोर्ट लिखें एवं मौसम का बदलाव का अवलोकन करें। ये कार्य आप बच्चों से करवा सकते हो। अब देखो, हम ये थोड़ा देखते हैं, इसको छोटा कर लें हम। ये आपकी पृथ्वी है, ठीक है। और सबसे पहले जो हमारी परत है वे क्षोभ मंडल है, ठीक है। और ये आपकी क्षोभ सीमा है। फिर इसके बाद यहाँ से यहाँ तक आपकी ये समताप मंडल, और इसमें आपकी ओजोन परत पाई जाती है, जो हमें किससे बचाती है, सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हमें बचाती है। और ये आपकी समताप सीमा है। फिर आपका ये मध्यमंडल है, और ये आपकी मध्य सीमा, ये आपका बाह्य वायुमंडल, और ये आपकी बाह्य सीमा, और ये आपका बहिर्मंडल, ठीक है। इस तरीके से है। और ये इनकी ऊंचाई और इनसे प्रश्न यानी आपके बहुत बनते हैं। और इसके साथ साथ आपके ईवीएस में भी पेपर फर्स्ट में आपके इन परतों से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। मौसम एवं जलवायु। क्या आज वर्षा होगी? क्या आज दिन साफ होगा और धूप निकलेगी? कितनी ही बार हमने क्रिकेट प्रेमियों के मुंह से एक दिवसीय मैच के भविष्य पर अनुमान लगाते सुना होगा। यदि हम कल्पना करें कि हमारा शरीर एक रेडियो है और मस्तिष्क उसके स्पीकर, तो मौसम वह है जिसके नियंत्रण बटनों से छेड़छाड़ करता रहता है। मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। आर्द्र एवं गर्म मौसम किसी को भी चिड़चिड़ा बना सकता है। अच्छा हवादार मौसम हमें आनंद देता है और हम घूमने की योजना भी बना सकते हैं। मौसम नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलता है, किंतु दीर्घ काल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान का जलवायु बताता है। क्या अब आप समझ गए कि हम मौसम का दैनिक पूर्वानुमान क्यों करते हैं? आप क्या जानते हैं? ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा के 2 करोड़ भाग का केवल 1 भाग यानी 2 अरबवा ही प्राप्त करती है। यानी सूर्य की जो ऊर्जा है तो उसका 2 अरबवा भाग ही प्राप्त करती है। यानी सूर्य का तापमान इतना है, इतना ज़्यादा तापमान है हमारा। आप प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं वह वायुमंडल का तापमान होता है। वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिमाण को तापमान कहते हैं। वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता, बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज़्यादा गर्म होती है। अब बात करते हैं आपतन की। तो आतपन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आतपन कहलाती है। आतपन यानी सूर्यातप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है, इसलिए तापमान उसी प्रकार घटता जाता है। जैसे ये आपकी पृथ्वी है, ठीक है, और आपके यहाँ ध्रुव होते हैं,
तो सूर्य यानी विषुवत रेखा, ये हमारी विषुवत रेखा होती है, या फिर इसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं। तो जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर चलते हैं वैसे वैसे आपका तापमान घटता जाता है। ये तापमापी, ठीक है, तापमापी तापमान मापता है, वायुदाब मापी वायुदाब मापता है, और वर्षा मापी वर्षा की मात्रा को मापता है, और बात दिग्दर्शकी ये पवन की दिशा को दर्शाता है। और ये आपसे प्रश्न यहाँ से पूछ भी लिए जाते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें यानी आपका बिना एनसीईआरटी के कुछ भी नहीं पूछा जाता है। अगर आपने अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ लिया है तो आपके 60 में से 60 नंबर कोई भी नहीं रोक सकता है। वीडियो थोड़ा लंबी हो रही है, लेकिन एक दिन में हम पूरा चैप्टर ही खत्म करते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि ध्रुव से बर्फ क्यों ढके हुए हैं। यदि पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है तो ये इतनी गर्म हो जाएगी कि यहाँ कुछ फसलें नहीं उग सकेंगी। गांवों की अपेक्षा नगरों का तापमान बहुत अधिक होता है। दिन के समय ऐसा फेल्ट से बनी सड़कें एवं धातु और कंक्रीट से बने भवन गर्म हो जाते हैं। रात के समय ये ऊष्मा मुक्त हो जाती है। नगर के भीड़ वाले ऊंचे भवन गर्म वायु को रोक लेते हैं, जिससे नगरों का तापमान बढ़ जाता है। तापमान को मापने की मानक इकाई डिग्री सेल्सियस है। इसका आविष्कार एंडर्स सेल्सियस ने किया था। सेल्सियस पैमाने पर जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है एवं 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। ये चैप्टर आपका थोड़ा बड़ा है, मैं दिखा दूं, ठीक है। अभी हमने यहाँ तक ये पढ़ लिया है, तो मैं इसे थोड़ा आपको दिखा दूं। वीडियो आपकी थोड़ा लंबी हो जाएगी, आप भी बोर हो रहे होंगे। और ये देखो, तो इसे हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, इसे हम अगली वीडियो में ठीक है पूरा चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर भी करें, और नोट्स अपने अवश्य बनाएं। एनसीईआरटी को कम से कम 2 बार अवश्य पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यू लगाएं। पीवाईक्यू आपको डेली चैनल पर मिल भी रहे हैं। मैं प्रत्येक सब्जेक्ट का पीवाईक्यू आपको करा रही हूँ। सीडीपी का है, आपका ईवीएस के, दोनों चल ही रहे हैं। जल्दी आपको भाषा के भी मतलब पीवाईक्यू मिलने वाले हैं, और साथ ही साथ एसएसटी के भी आपको पीवाईक्यू जल्दी ही कराए जाएंगे। आपको सारे कराए जाएंगे, सारी तैयारी बिल्कुल फ्री में कराई जाएगी। आप बस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक आप अवश्य देखा करें, प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो अवश्य देखा करें। आप हमारी वीडियो को शेयर भी किया करें, लाइक कमेंट करना बिल्कुल न भूलें।